हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। अब नया साल आ गया है तो हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्टडी वगैरह पे ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो आज हम यहाँ पर आपका सीएमए इंटर फर्स्ट ग्रुप का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 का हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, जो हमारे फंडामेंटल बेसिक यहाँ पर अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं आपके यहाँ पे एक्चुअली के अंदर ये आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स है तो इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आगे चलना सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा टॉपिक है आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर स्टार्टिंग में, उसका नेम है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। अब ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्चुअली में हमारी जो अकाउंटेंसी है, चाहे हमारा किसी भी टाइप का बिजनेस हो, उस बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग कंपलसरी है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो उस अकाउंटिंग के यहाँ पे टोटल 4 पिलर्स हैं, ठीक है। उन 4 पिलर्स को हम यहाँ पर कहते हैं 4 अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क, सेकंड है लीगल, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड फोर्थ है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 फ्रेमवर्क्स है, बस ये 4 फ्रेमवर्क सिर्फ छोटे से टॉपिक में है जो हम कंप्लीट करते हैं। कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क के अंदर अकाउंटिंग के अंदर यूज आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल और कन्वेंशंस हैं, वो एक्चुअली में हमारे अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है, गोल है, ठीक है, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर अकाउंटिंग में यूज आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, उनको हम कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क्स में इंक्लूड करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क, अब यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करें तो हमारा जो बिजनेस का जो टाइप है यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस काफी टाइप्स के होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म, ओके, कंपनीज, ओके, एलएलपी। तो यहाँ पर जो भी हमारा बिजनेस का टाइप है, उसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट बनाए हुए हैं, वो एक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। उन एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, जैसे हमारा कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप एक्ट 1932, यदि हमारी कोई कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, उनके रूल्स रेगुलेशंस इसमें समझाए जाते हैं, जो हमें अपने बिजनेस के ऊपर उनको क्या करना है, अप्लाई करना है, उनको फॉलो करना है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो भी आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईसीआई इंस्टीट्यूट हो गया, आईसीएमआई इंस्टीट्यूट हो गया, उनके रूल्स वगैरह भी है, उनके जो अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, वो भी हमें अपने बिजनेस की अकाउंटिंग के ऊपर यहाँ पर उनको भी यूज में लेना है, अकाउंटिंग पे अप्लाई करना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब यहाँ पर जो भी हमारे बिजनेस के अंदर मनी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारी आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनीज के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, यहाँ पर किसी भी कंपनी के साथ में हम यहाँ पर जो डील कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर अपने शेयर्स का आईपीओ लेके आ रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह में है, ठीक है, तो उसके लिए हमें सेबी की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। उसके अलावा यहाँ पर कोई हम अपने एम्प्लॉयज का, अपने स्टाफ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आईआरडीए आई की यहाँ पर गाइडलाइंस हमें यहाँ पर फॉलो करनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज वगैरह की जो पेंशन स्कीम्स वगैरह हैं, उस पर हमें पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया की, उसके रूल्स वगैरह को हमें फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स है जिनको हमें अकाउंटिंग में प्रॉपरली यूज करना है, कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स का यदि हमें नॉलेज नहीं होगा तो हमसे अकाउंटिंग के टाइम पर हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग के टाइम पर काफी मिस्टेक्स हो सकती है, तो इसलिए हमें इन फ्रेमवर्क्स का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो एक छोटा सा ये पार्ट है यहाँ पर आपका, ओके। वैसे तो ये एक्चुअली में अकाउंटिंग के जो फ्रेमवर्क्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है। बाकी इसमें से अब पॉइंट ये आता है कि आप ये सोचें कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन कोई बनना चाहे तो बन जाए, ठीक है। बाकी तो एक नॉलेज के लिए आपका एक टॉपिक स्टार्टिंग में ये एड ऑन हुआ है सिलेबस में।
अब हम आते हैं हमारे फंडामेंटल बेसिक चैप्टर्स में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नेम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये वो टॉपिक है जो हमारे फाउंडेशन के भी स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यूज हुआ था। ये हमने फाउंडेशन के अंदर इसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया था, और वैसे जैसे हमने फाउंडेशन में बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पढ़ा, वैसे ही हमें इंटरमीडिएट में पढ़ना है। क्यों? इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बिल्कुल है स्टूडेंट्स, चाहे वो आपका एमसीक्यू बने, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव बने, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। यदि हम, ये भी थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें से वो यहां पर एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछता है आपसे। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपके सामने। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स में हम यदि डिफरेंस की बात करें, तो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब, नॉन रिकरिंग का मीन हो गया कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में कभी कभार होते हैं, जैसे बिजनेस के स्टार्टअप के टाइम पे हो गया, या बिजनेस में कोई बड़ा चेंजेस हम करने जा रहे हैं तब हमारे एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, ये बार बार नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट, इनका बेनिफिट लेकिन हमें लॉन्ग टाइम तक रिसीव होता है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकरिंग नेचर के होते हैं, और ये बार बार रिपीट होते हैं। इनका बेनिफिट हमें तब तक मिलता रहेगा, रिसीव होता रहेगा, जब तक ये एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे। जैसे ही हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंसेस करना बंद कर देंगे, उनका हमें बेनिफिट मिलना भी स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं, वो आपके बिजनेस में ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो रेगुलर नहीं हो रहे हैं, कभी कभार होंगे। कभी कभार मतलब 2-3 साल, 4-5 साल, 10 सालों में यहां पर एक बार हो गया। ठीक है, दूसरा, इनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक रिसीव होगा। एज ए एग्जांपल, काफी सारे एग्जांपल है, जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए कोई नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स आपने परचेज की है, एक्वायर की है, तो आप अपने बिजनेस के लिए जो भी यहाँ पे प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स परचेज करते हैं, तो यहाँ पे इसके परचेज करने पर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, आपने यहाँ पर कोई लैंड या बिल्डिंग लीज पे ले ली, एक लॉन्ग टाइम के लिए रेंट पे ले ली आपने यहाँ पर, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही है नेचर। कॉस्ट ऑफ गुडविल, आप यहाँ पर कोई गुडविल वगैरह एक्वायर करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये भी आपका कैपिटल नेचर है। ओवरहोलिंग, मेजर रिपेयरिंग ऑफ सेकेंड हैंड असेट्स, अब यहाँ पर यदि आप कोई भी, आपके पास बिजनेस में कोई फिक्स असेट्स यूज हो रही है, आप उसकी मेजर रिपेयरिंग करवाते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई सेकेंड हैंड असेट्स परचेज करते हैं, उससे पहले उसका कोई मेजर रिपेयरिंग होता है, तो मेजर रिपेयरिंग का पार्ट भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जैसे आपको मैं मेजर रिपेयरिंग और माइनर रिपेयरिंग में डिफरेंस बताऊं, जैसे हम बाइक यूज करते हैं, अब बाइक की जो रेगुलर सर्विसेज होती है, ठीक है, तो रेगुलर सर्विसेज जो हो रही है यहाँ पर हर 1 महीने 2 महीने से, वो हमारा माइनर रिपेयरिंग का पार्ट है, और वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में काउंट होता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर अपनी बाइक में 4-5 ईयर्स, 4-5 साल के बाद आप उसका इंजन चेंज करवा रहे हैं, इंजन रिपेयर करवा रहे हैं, है ना, तो ये आपका मेजर रिपेयरिंग का पार्ट है, तो इसको कैपिटल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मेजर और माइनर रिपेयरिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंस्टॉलेशन, इरेक्शन चार्जेस ऑन फिक्स्ड असेट्स, हम जब भी कोई फिक्स्ड असेट्स एक्वायर करते हैं, बाय करते हैं, तो बाय करने के बाद में उसको अपने प्लेस पे लेके आना, उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना, उसका इरेक्शन करना। ठीक है, ये भी उसी टाइम पर एक्सपेंसिव हो रहे हैं, वन टाइम ही, बार बार तो होंगे नहीं, क्यों बार बार तो हम उस असेट्स को वहां से रिमूव करके बार बार हटाना लगाना वो तो काम करेंगे नहीं। तो प्रॉपर्ली कोई भी फिक्स्ड असेट्स आपने परचेज की, उसको आपने एक परमानेंट इंस्टॉल करवा दिया एक जगह के ऊपर यहाँ पर, तो वो उसके इंस्टॉलेशन इरेक्शन चार्जेस भी किसमें काउंट होंगे? कैपिटल एक्सपेंसेस में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस के वो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस में बार बार रिपीट नहीं होते, ठीक है, जो बिजनेस में कभी कभार होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के रहते हैं, जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक रिसीव होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसकी डेफिनेशन आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस से जस्ट अपोजिट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में हम क्या क्या काउंट करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस में उन एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस में रिपीट होते रहते हैं, बार बार रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है, सैलरी पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस में जो बार बार रिपीट होते हैं और इनका बेनिफिट आपको सिर्फ तब तक ही मिलेगा जब तक ये एक्सपेंसेस इंकर्ड होते रहेंगे। जैसे ही आपने ये एक्सपेंसेस का पेमेंट करना बंद कर दिया, ये इनका बेनिफिट मिलना भी वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, स्टेशनरी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो ये है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको देखने से ये लगता है कि वो रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं होते, वो कैपिटल होते हैं। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में इस अकॉर्डिंग आप अपने को कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए ऐसे टॉपिक्स दे देता है जिनको देख के लग रहा है कि नहीं ये तो रेवेन्यू ही है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं है। आपको इस ट्रांजेक्शन को पूरा अच्छी तरीके से रीड करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। जैसे एग्जाम्पल वेजेस। अब नॉर्मली जैसे सपोज करना कि हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर हमारी फैक्ट्री में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो भी गुड्स बनाया जा रहा है, उस गुड्स को कौन बनाता है? लेबर। तो लेबर को हम गुड्स बनाने के बदले में क्या पे करते हैं? वेजेस। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जो भी सर्विस आप रेंडर कर रहे हैं, उसके अंदर जो लेबर को आप वेजेस पे कर रहे हैं वो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। लेकिन यदि आप कोई फिक्स असेट्स अपने बिजनेस के लिए, यदि आप कोई फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स का आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जैसे आप अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं। अब बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग कौन बनाएगा? भाई ओनर तो बनाएगा नहीं, बिल्डिंग बनाएगा वही लेबर। अब उस बिल्डिंग को बनाने के बदले में आप लेबर को जो वेजेज अमाउंट पे करेंगे, तो वो वेजेज आपका रेवेन्यू नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंसेज में काउंट होगा। ये ध्यान रखना। मतलब नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, ये कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन के अंदर जो एक्सपेंसेज आपके इंकर्ड हो रहे हैं, वो भी आपके कैपिटल एक्सपेंसेज ही होते हैं। रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग की बात करें तो अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, मेजर और माइनर रिपेयरिंग। माइनर रिपेयरिंग को रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम बोलते हैं, जबकि मेजर रिपेयरिंग किसमें काउंट होता है? कैपिटल एक्सपेंसेस में। ठीक है, एग्जांपल मैंने अभी बाइक का आपको दिया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को देख के भी ऐसा लगता है कि यार ये रेवेन्यू होने चाहिए, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, है ना, मार्केट सर्वे हो गया। अब मार्केट सर्वे तो आप जब जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ठीक है, होता रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स, कंपनीज में कोई भी न्यू प्रोडक्ट बार बार लॉन्च नहीं होता है ना। यदि आपकी यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी भी है तो आप भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हर साल नहीं करोगे, उसमें भी एक गेप टाइम होगा यहाँ पर। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के स्टार्टअप के टाइम पर, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शेयर इशू वगैरह। शेयर इशू एक्सपेंसेस जब आप आईपीओ लेके आते हैं अपनी कंपनी का, यहाँ पर शेयर्स मार्केट में आप लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, इनको हम फिक्टिशियस असेट्स में काउंट करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं इनको हम असेट साइड के अंदर। तो ये भी आपके यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंसेस ही हैं। ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, यदि आप कोई फिक्स असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स, जैसे आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो स्टैम्प्स वगैरह यूज होते हैं, जो भी लीगल एक्सपेंसेस, कोर्ट वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो ये नॉन करंट असेट्स पे एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहा है, फिक्स असेट्स पे ही हो रहा है। और मैंने आपको वेजेज में क्या कहा था कि जो फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स पे जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे उसके इंस्टॉलेशन के टाइम पर, ठीक है, या फिर उसके कंस्ट्रक्शन इरेक्शन के टाइम पर। ओके, तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, जो नॉन करंट असेट्स को परचेज के टाइम पर होते हैं, इंस्टॉलेशन के टाइम पर होते हैं, इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, वो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, उसकी एक्विजिशन के टाइम पर जो भी यहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह आप करवाते हैं, तो उस पर आपके स्टैम्प चार्जेस लगते हैं, लीगल चार्जेस लगते हैं, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है स्टूडेंट्स। फिर रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। आप किसी फिक्स असेट्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई रॉ मटेरियल या आप कोई पुराना स्टोर यूज कर रहे हैं, कोई भी स्टोर आपके पास रखा हुआ है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस,
आप कोई माइंस प्लांटेशन के डेवलपमेंट में कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा। अब आते हैं एक्सपेंसेस के टाइप्स के अंदर, हमने कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, तो अब थर्ड आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की हम बात करें तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को देखने से ऐसा लगता है कि ये रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों की क्वालिटी होती है। कैसे स्टूडेंट्स? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बिजनेस में रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलर होते हैं, बार बार होते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक रिसीव होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। अब देखो एडवर्टीजमेंट्स हर कंपनी बार बार करती है जिससे वो कस्टमर के, क्लाइंट्स के माइंड में सेट हो सके, ठीक है। और वो एक बार जब सेट हो जाता है तो उसके बाद उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे आपने बचपन में पुराने एड्स देखे होंगे किसी भी चीज के, लक्स वगैरह के यहाँ पर, ठीक है, तो आपके सामने उसकी इमेजेस अभी भी माइंड में होगी। मैं लक्स का एग्जांपल लूंगा तो मेरे सामने शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित की इमेजेस आएगी कि वो ऐड करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स है जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होते हैं लेकिन इनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक रिसीव होता है, और इसका एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार एमसीक्यू के अंदर यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर ये केस आ जाता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम क्या रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं? तो यहां पर आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 द एक्सपेंडिचर व्हिच वर रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू हैज टू बी ट्रीटेड सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो ये कहता है कि आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट कर सकते हैं, एस 26, ठीक है। तो क्वेश्चन में यदि ऐसा लिखा हुआ आता है कि एस 26 के अकॉर्डिंग हम इस एडवर्टीजमेंट को क्या माने, तो एडवर्टीजमेंट को आपको लेना है एस 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू एक्सपेंसेस, नहीं तो फिर डेफर्ड रेवेन्यू। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर्स के टाइप्स के बाद में हम आते हैं रिसिप्ट्स पे। जैसे एक्सपेंसेस थ्री टाइप्स के थे, रिसिप्ट्स आपकी टू टाइप्स की है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब कि वो ट्रांजेक्शन्स जिसके बेसिस पे हमें अमाउंट पे करना है, रिसिप्ट्स वो ट्रांजेक्शन्स जिनके बेसिस पे हमें अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स वही सेम बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह कि ये नॉन रिकरिंग नेचर होगा इसका, ठीक है। ये बार बार हमें ये अमाउंट रिसीव नहीं होगा, ये अमाउंट हमें एक लॉन्ग टाइम तक के लिए रिसीव होता है। लॉन्ग टाइम का मतलब इसमें गेम जो होता है वो एक लंबे समय का होता है। जैसे आज कोई अमाउंट हमें इसमें रिसीव हुआ, अब कुछ सालों बाद रिसीव होगा, ठीक है। जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट की एग्जांपल है कि हमारे पास जो फिक्स्ड असेट्स है अब उसको हम सेल आउट करने जा रहे हैं, तो फिक्स्ड असेट्स हो गए। हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमने मार्केट में शेयर्स वगैरह में कर रखा है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, अब उन इन्वेस्टमेंट्स को और फिक्स्ड असेट्स को जब हम सेल आउट करते हैं तो सेल आउट करने पर हमें जो मनी रिसीव होगी वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि हम हमारे बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड असेट्स है उनको हम फिक्स्ड असेट्स को बिजनेस में बाय करते हैं यूज करने के लिए, उनको हम रीसेल करने के लिए बाय नहीं करते। भाई यहाँ पर जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है वो तो सेल करने के लिए होता है, गुड्स तो हम रेगुलर डेली बनाते हैं, डेली सेल करते हैं, लेकिन असेट्स हम यहाँ पर जो बाय करते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होता, क्योंकि रीसेल पर्पस के लिए यदि आप फिक्स्ड असेट्स को बाय करेंगे तो फिर वो फिक्स्ड असेट्स नहीं, वो आपके लिए गुड्स मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस में यूज आने वाले फिक्स्ड असेट्स को, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के बाद सेल करना चाहते हैं क्योंकि आप उस फिक्स्ड असेट्स में अपडेशन लाना चाहते हैं, नई फिक्स्ड असेट्स परचेज करना चाहते हैं तो पुरानी को सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे, तो इससे जो मनी रिसीव होगा वो कैपिटल रिसिप्ट है। एडिशनल कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर वो भी कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे जो मनी रिसीव होती रहती है आपको, ठीक है, जैसे एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करने पर जो आपको मनी रिसीव होता है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल है। फिर आते हैं आपके कैपिटल प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब कैपिटल प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? अभी हमने कैपिटल रिसिप्ट के बारे में स्टडी किया, पढ़ा था। कैपिटल रिसिप्ट में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड असेट्स को सेल करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम फिक्स्ड असेट्स को सेल कर रहे हैं, अब मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप जो भी फिक्स्ड असेट्स आप सेल आउट कर रहे हैं, सपोज करना आप जो भी फिक्स्ड असेट्स, कुछ भी फिक्स्ड असेट्स ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं आपके सामने एग्जांपल कि हमारी कोई मशीन है, ठीक है,
अब ये जो मशीन है, इस मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स, इस मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब हमने इसको जिस प्राइस में परचेज किया था, एक्वायर किया था, हमने इसको परचेज किया था 50,000 रुपीज में। फिर उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद, इस मशीन की जो WDV है, रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर चार्ज डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद 5 साल के बाद इसकी जो WDV है, वो सपोज करना कि WDV बची है 20,000। कितनी बची है? 20,000। अब हम यहां पर इस मशीन को सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, 5 साल हमने यूज कर लिया, अब हम इसकी जगह कोई न्यू मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसमें नया अपडेशन आ गया हो, तो हम इसको सेल आउट करना चाहते हैं। तो अब इसे हम सेल करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि इसे हम सेल कर रहे हैं 22,000 में, मान लीजिए। तो फिर इस पे जो 2,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20,000 की मशीन आप 22 में सेल करेंगे, तो आपको इस पे 2,000 रुपीज का क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये जो 2,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है फिक्स असेट्स मशीन पे, नॉन करंट असेट्स पे, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। और सपोज करो कि इस मशीन को सोल्ड करने पे प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता। क्या हो जाता? लॉस। तो फिर वो कैपिटल लॉस होता। क्या होता? कैपिटल लॉस होता। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कैपिटल असेट्स को सेल आउट करने पर, देखो नाम देखो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किस पे होते हैं? कैपिटल असेट्स पे होते हैं। और कैपिटल असेट्स को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? फिक्स्ड असेट्स। तो यहाँ पर किसी भी कैपिटल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को सेल आउट करने पर आपको यदि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब गेन, कैपिटल असेट्स को सेल आउट करने पे जो प्रॉफिट होता है उसे हम गेन कहते हैं। तो जो गेन प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल असेट्स को सेल आउट करने पर यदि हमें लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए कैपिटल लॉस है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट्स के बाद आपका रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब रेवेन्यू प्रॉफिट्स, तो हमने अभी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल स्टडी किए थे। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या स्टडी किया था कि जैसे गुड्स को हम सेल आउट करते हैं, तो अब गुड्स हम सेल आउट करेंगे तो गुड्स को सेल करने पर हमें जो प्रॉफिट होगा वो हमारे लिए कौन सा प्रॉफिट होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर गुड्स तो हम वैसे भी प्रॉफिट पे ही सेल करते हैं। बिल्कुल राइट है स्टूडेंट्स, गुड्स को प्रॉफिट मार्जिन पे ही सेल किया जाएगा भाई, नहीं तो फिर लॉस में सेल करने पर तो फिर ऐसे बिजनेस करने से फायदा ही क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जो एबनॉर्मल गुड्स होता है, एबनॉर्मल, जिसे हम पुअर सेलिंग लाइन गुड्स कहते हैं, है ना। एबनॉर्मल मतलब होता है कि उसमें छोटे मोटे स्क्रैच लगा हुआ है या फिर थोड़ा डैमेज है, तो उस एबनॉर्मल गुड्स को हमें लॉस पे भी सेल आउट करना पड़ सकता है। तो एबनॉर्मल गुड्स देखो, आप भी जानते हो कि एक तो बिल्कुल फ्रेश गुड्स और एक थोड़ा सा स्क्रैच वाला। तो अब फ्रेश गुड्स तो आप जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसी प्राइस पे सेल होगा, लेकिन जो स्क्रैच वाला गुड्स है वो आपको मजबूरी में सेलिंग प्राइस से क्या, कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस में सेल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका एबनॉर्मल गुड्स है उसको हम कई बार लॉस पे ही सेल आउट करते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो उस पे जो लॉस हुआ है वो रेवेन्यू लॉस है। बाकी जो नॉर्मल गुड्स है, फ्रेश गुड्स है, उसे हमेशा प्रॉफिट पे सेल आउट किया जाता है, और उस पे गुड्स को सोल्ड करने पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारे लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो जस्ट दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2025 में जो इंटरमीडिएट का पेपर हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब उसमें ये सारे केसेस, इस टाइप के केसेस एग्जांपल्स आपके सामने थे, और आपको ये बताना था कि ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है या कैपिटल है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांस हैं इसके अंदर। चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, क्योंकि इसी चैप्टर से आपको नॉलेज मिलती है कि कौन से ट्रांजेक्शन आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं और कौन से कैपिटल। अब आप सोचोगे सर इससे क्या नॉलेज मिलेगी? बिल्कुल, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर स्टडी करेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें से एक बड़ा लार्ज क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव में आपका, तो वहां यदि आपको ये नॉलेज है कि कौन सा ट्रांजेक्शन रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो करते हैं, और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं से ही आपके मान लीजिए आगे जो बड़े लार्ज चैप्टर्स है,
ठीक है, उनकी तैयारी यहीं से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपके बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें क्या क्या हमें गाइडलाइंस रूल्स बताए जाते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने अभी स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स स्टडी किए हैं, स्मॉल जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मिलेंगे। बाकी ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।